Hi guys, I hope you're doing well. In this video, we're going to be starting the recent paper from October November 2021, variant 22. Now it's a good case study. Basically, अगर मैं in this video में case study के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मतलब as in इस वीडियो में case study को पूरा पढ़ूंगा नहीं, ठीक है? अगर आपने case study नहीं पढ़ी है, so I would want कि you pause the video, you go back, read the case study first and then come back, ठीक है? So coming back to the case study overview हम देख लेते हैं. इसके अंदर आपको इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में बताया हुआ है, उसके आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हुए हैं. उसके बाद नीचे जाके वो बता रहे हैं कि एयर इंडिया जो है वो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स को जो है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है. उसके बाद वो नीचे जाके बता रहे हैं कि आपका जो है बेसिकली करंट अकाउंट पोजीशन दिया हुआ है आपको, ठीक है. करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है. उसके बाद करंट अकाउंट जो है वो एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी दिया हुआ है, ठीक है. ये ओवरऑल चीजें मैंने आपको कहा था कि आई वुड एक्सपेक्ट कि आप केस स्टडी को एक दफा सारे स्टूडेंट्स पहले पढ़ लें, पॉज करें वीडियो को, पहले पढ़ के आए, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर फिर उस वीडियो को कंटिन्यू करें. उसके नीचे आपको कुछ इश्यूज दिए हुए हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के, इंडिया की एयरलाइन इंडस्ट्री के. भाई ये इंडस्ट्री जो है कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है कि अगर राइज हो जाते हैं नंबर ऑफ रूट्स फ्लो एंड द क्वालिटी ऑफ पैसेंजर एक्सपीरियंस जो है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब अगर हो रहा है एज एन के इट माइट इंक्रीज, तो इससे टूरिज्म का विजिट इंडिया में बढ़ जाएगा. उसके बाद एमएनसीज भी आना शुरू हो जाएंगे. इसके ऊपर सब हम बात करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट सेज, देखें अब सबसे पहले मेरी बात याद रखिएगा, केस स्टडी को अटेम्प्ट करने का कोशिश आप करिएगा कि आप 30 to 35 मिनट्स के अंदर केस स्टडी को सॉल्व कर दें. देखिए केस स्टडी को जल्दी से आपने पढ़ना है, ठीक है. कोई इतनी टेक्निकल होती नहीं है केस स्टडी, और सिंपल सी केस स्टडी होती है. ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन एग्जैक्टली केस टू केस स्टडी से ही पूछा जा रहा होगा, ठीक है. शुरू में जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे वो 2-3 मार्क्स के होंगे और वो ज्यादातर वैल्यूज निकालने के होंगे, तो उसमें आपने ज्यादा टाइम नहीं लेना. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेक करें, पहला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एयर इंडिया लॉस इन 2018, ठीक है. अब आपको 2018 जाहिर सी बात है केस स्टडी के अंदर आपको लिखा हुआ है कि टोटल रेवेन्यू 2018 में ये था, टोटल कॉस्ट ये थी, ठीक है. प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, लॉस का फॉर्मूला आपको पता है. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट. सही है, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है. ये सब अननेसेसरी चीजें होती हैं जो आप लोग बच्चे करके आते हैं. पहले तो लॉस की डेफिनेशन दे देंगे स्टूडेंट्स, या लॉस इज व्हेन रेवेन्यू इज लॉस इज व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट. ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखें. कैलकुलेटर के ऊपर वैल्यू पुट इन करें, वैल्यू लिखेंगे आप 2.2 माइनस 2.9, दिस इज द रेवेन्यू, दिस इज द कॉस्ट, ठीक है ना. आंसर आपके पास आई डोंट नो समथिंग आना चाहिए कुछ 0.7, तो 0.7 बिलियन इज द आंसर. डायरेक्ट लिख दो 0.7. कैलकुलेशन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है, फॉर्मूलाज देने की भी जरूरत नहीं है. टाइम वेस्ट नहीं करना, अननेसेसरी टाइम जाया करेंगे. कैलकुलेटर में आपने लिखा माइनस की फिगर, आपने डायरेक्टली लिख दिया 0.7 बिलियन, आगे बढ़ गए फौरन. इट विल टेक हार्डली 2 सेकंड्स. आइडेंटिफाई 2 सब्स्टिट्यूट्स फॉर एयर ट्रेवल. अब जाहिर सी बात है ये सवाल आपसे पूछा है 2 सब्स्टिट्यूट्स एयर ट्रेवल के आइडेंटिफाई करें, यानी ऑल्टरनेटिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो सकते हैं. या तो बंदा एयर ट्रैवल से ट्रैवल करेगा, या फिर उसके पास और क्या है. उसके ज़ाहिर एयर ट्रैवल जनरली इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज हो रहा होता है, तो बाय आप सी ट्रैवल ट्रांसपोर्ट, तो आप सी ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं. ये एक आपका ऑल्टरनेटिव है. दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव जो है वो रेल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना. ये आप लिख सकते हैं, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है. हो सकता है एयर ट्रैवल जो है अगर डोमेस्टिकली भी यूज हो रहा है तो आप इसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है. और डायरेक्ट लिखें आप आंसर, सी ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट या रोड ट्रांसपोर्ट. डायरेक्ट आंसर लिखना है. एक वर्ड जाएगा सी ट्रांसपोर्ट एंड लिख दिया रेल ट्रांसपोर्ट, दैट्स इट. आइडेंटिफिकेशन है ना. देखो कैलकुलेशन, आइडेंटिफिकेशन, स्टेट, ये 3 वर्ड यूज याद कर लो. कैलकुलेट, आइडेंटिफाई, स्टेट. इसमें बस आपने डायरेक्ट मेंशन करना है, यू हैव टू मेंशन इट, दैट्स इट. नो लंबे आंसर्स, ठीक है ना. इसी तरीके से आपने अपने अपने केस स्टडी को टाइम पे सॉल्व करना होता है. एक्सप्लेन वन कैरेक्टरिस्टिक दैट सजेस्ट Air India was a monopoly in 1994. अब you know what a monopoly is. Monopoly is a firm that is dominating the market, ठीक है. अगर मार्केट में 25% से ज्यादा शेयर होता है आपके पास, तो उसका मतलब है कि आप मोनोपोली होते हैं. और अगर आप खाली वन फर्म है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपके पास, तो आप ऑब्वियसली क्या कहते हैं, इफ यू आर द ओनली फर्म, इट मींस दैट्स अ प्योर मोनोपोली, ठीक है. दैट इज व्हेन यू आर द ओनली फर्म इन द इंडस्ट्री, व्हेन यू आर द इंडस्ट्री योरसेल्फ, बेसिकली द फर्म इज द इंडस्ट्री इटसेल्फ. अदरवाइज even if you have competition, so one firm may be dominating the market, and that is if you have more than 25% share in the market, that is the situation when you are a monopoly, ठीक है. याद रखना मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मोनोपोली हैज कंट्रोल ओवर आउटपुट एंड प्राइसेस.
1994 के अंदर गाइस लिखा हुआ है कि इंडिया का जो मार्केट शेयर था वो 100% था, which means कि इंडिया was the sole Air India was the sole provider of air transport in India back in 1994. It was a pure monopoly basically. Because it says share of India's international and national air travel is 100%. So that is basically indicating that it is a monopoly. So it says explain one characteristic that suggests that Air India was a monopoly. तो आप क्या लिखेंगे? The case suggests that Air India had 100% market share. ठीक है? Because that was the share of the market of Air India that was 100%. So it's suggesting that it's a pure monopoly. That's it. That's the only thing that you need to write. Also the fact that there's also one more thing that was mentioned here. If you guys have read the case study, it talks about the ability to set prices, right? So it says that the entry of new firms into India's air travel has reduced Air India's ability to set prices, which means that obviously you need to understand that when you are a monopoly, right? So you set your own prices. You're a price maker basically, right? As compared to firms in a competitive market, let's assume they are in a perfectly competitive market where each firm is very small to set a price. So they are basically price takers, right? So अब ये तो बात 1994 में था, लेकिन 2000 अब जो रिसेंट है 2018 की बात करें तो वो कह रहे हैं कि अब जो है वो कंपटीशन वगैरह आ गया है, तो एयर इंडिया की जो एबिलिटी टू सेट प्राइसेस है वो कम हो गई है, राइट? वो कह रहे हैं कि वो अभी भी इट हैज सर्टेन डोमिनेंस, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट गोइंग टू सेट प्राइस, इट विल सेट द प्राइसेस, इट हैज डोमिनेंस, बट दैट डोमिनेंस हैज रिड्यूस्ड. बट बैक इन 1994 इट वाज द ओनली फर्म इन द इंडस्ट्री, सो इट यूज्ड टू सेट इट्स ओन प्राइसेस. खैर ये तो हो गई समझाने वाली बात है, काफी लंबी मैंने समझा दी इसमें, लेकिन एक्सप्लेन 2 मार्क के आंसर में लिखना क्या होगा, पेपर टाइम पे खत्म करना होगा, 8-6 मार्क्स पे ध्यान देना होता है ना सेक्शन बी में ज्यादा. तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लेन वन कैरेक्टरिस्टिक. तो आप लिखिएगा the case suggests that it has 100% market share. Number 2, it's also mentioned that the ability to set its own prices has fallen in 2018, which shows that initially it had the ability to set its own prices, indicating that it was a price maker. ठीक है, that's it. ठीक है, वैसे तो 2 कैरेक्टरिस्टिक नहीं मांगे, एक कैरेक्टरिस्टिक मांगा है, तो 100% भी अगर आप दे देते हो, एक्सप्लेन कर देते हो, that's also enough. So it was able to set prices back in 1994. So back in 1994, it had the ability to set prices, although that ability has fallen because of more competition. Okay. Then it says, guys, can you please hear me? Can you all hear me? Yes, तो मुझे group पे जवाब दे दो, because I cannot see the screen right now. और समझ में भी आ रहा है guys following or not. सही है? तो देखो explain करना है ना one characteristic. तो पहले आपने one characteristic लिखा 100% market share. ठीक है, ये आपने एक word लिखा, फिर आपने लिखा, फिर इसके बाद आपने लिखा कि आपको पता है 2 मार्क का सवाल है, एक वर्ड आपने लिखा, 1 मार्क आपको एक्सप्लेनेशन उसका स्टेट करने का मिलेगा, 1 मार्क एक्सप्लेनेशन का. तो आप लिख दें द केस सजेस्ट दैट इट हैड 100% मार्केट शेयर, सो इट वाज अ प्योर मोनोपोली, राइट? दैट्स इट. इससे ज्यादा आप नहीं लिखोगे. देखो इसमें ना आप इस बात को समझो, ये जो 1 to 5 मार्क्स के सवाल होते हैं ना केस स्टडी के अंदर, इसमें एग्जामिनर आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा होता. ठीक है, ये सब आपको ट्रिक करने के लिए है, ये आप जल्दी जल्दी इसको निपटाना है, आपने इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. अपने बच्चे बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, उसको तो ये टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, इसको फटाफट आपने वाइंड अप करेंगे, इस पे ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं. लेकिन वाइंड अप करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो मतलब क्वालिटी खराब कर देंगे, लेकिन जितना लिखना लिखें, मतलब जितना लिखना चाहिए उतना ही लिखें. एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई गवर्नमेंट, अब देखो एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई गवर्नमेंट प्राइवेटाइज एन इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज क्यों करेंगे? वी ऑल नो व्हाट प्राइवेटाइजेशन इज, व्हेन द स्टेट ओन्ड industries are sold to the private sector. When the public sector industries are sold to the private sector, that's what privatization is. So it's talking about explain 2 reasons why the government. अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि privatization may have certain benefits, it may have certain consequences, hence a rational decision should be made. ओ भाई ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, इसमें डायरेक्ट जाएंगे आप, डायरेक्ट टू द पॉइंट. कैसे? प्राइवेटाइजेशन की जरूरत भी नहीं है. You don't need to even define what privatization is. It's just a 4-mark answer asking you to explain 2 reasons. Reasons पूछे direct, 4-mark answer. The reasons for privatization of an industry is as follows. 4 लाइनों के अंदर वाइंड अप इस क्वेश्चन को कर देंगे. ठीक है, क्या पोटेंशियल रीजंस हो सकते हैं गवर्नमेंट क्यों प्राइवेटाइज करती है? ऑब्वियसली इसलिए प्राइवेटाइज करती है बिकॉज मे बी दैट, देखो पहली बात तो आप समझें कि इंडस्ट्रीज दैट आर
obviously important to the society. They are maybe strategic, right? Or they are politically or strategically important, right? और देयर की इंडस्ट्रीज, तो ऐसी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं देना चाहती, खुद मेंटेन करना चाहती है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर हैज द पोटेंशियल टू एक्सप्लॉइट. अच्छा, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज केस स्टडी को सॉल्व करने का मकसद खाली ये लिखकर हम डिस्कस नहीं करेंगे कि उसमें लिख कर क्या आना होगा, बल्कि हम ओवरऑल डिस्कशन भी करेंगे टॉपिक के बारे में, तो साथ साथ रिविजन भी होता रहेगा. तो जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज होती हैं, जो उन वो इंडस्ट्रीज जो आपकी पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट होती हैं, उन इंडस्ट्रीज तो गवर्नमेंट रिलक्टेंट होती है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना, बिकॉज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट इंडस्ट्री, द पुअर, द रिच, एवरीवन. इट्स प्रोवाइडिंग आउटपुट टू एवरीवन, ठीक है? बट स्टिल इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड कंट्री टू कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान के अंदर के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज किया गया है, ठीक है, और उसके बाद से हमने देखा है कि अब अगेन वेदर एफिशिएंसी विल इंप्रूव एक्चुअली और नॉट, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट. बट अगेन ये सब लिख कर नहीं आना आपको, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज ये 8 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपसे. कहने का मकसद है कि रीजंस क्या हो सकते हैं कि जी आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, मे बी वो इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट से चल ना रही हो, इन द सेंस कि वो लॉस में हो, या वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा हो गवर्नमेंट को उसको चलाने के लिए, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और गवर्नमेंट उसको इंडस्ट्री को चलाने के लिए अपने टैक्स रेवेन्यू को यूज कर रही हो, ठीक है ना, उसको फाइनेंस करने के लिए लॉसेस को. तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए यूज हो रहा है. वही टैक्स रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए, वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए भी यूज हो सकता था, in terms of promoting increasing aggregate demand and supply side policies. तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो एक लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को सेल कर सकती है प्राइवेट सेक्टर के हाथों में कि भाई आप चला ले, हमसे नहीं चल रही, ठीक है जी. और वैसे भी अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में देंगे और विद दी एम के लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल हो जाएगी, तो वैसे भी उससे टैक्स रेवेन्यूज भी जनरेट गवर्नमेंट को ही होंगे, तो ओवरऑल गवर्नमेंट का ही फायदा होगा, ठीक है जी. और गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रेवेन्यू बच रहा होगा, बिकॉज अब वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री को फाइनेंस नहीं करेगी, उसको यूज कर सकती है फॉर इन डिफरेंट पर्पसेस लाइक एजुकेशन, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड दैट वुड आल्सो, और मे बी द गवर्नमेंट कैन पे ऑफ इट्स डेट्स, राइट? Another reason could be that private sector, we know that private sector is more efficient because they have a profit motive, so it will increase the productivity of the organization. That organization will be more productively run, will hire skilled labor, maybe benefit from economies of scale, and that would help consumers in a way because it will reduce the prices for consumers, right? So although you can now debate this point, maybe the industry is strategically important, but then the output is consumed by everyone, right? So maybe if they end up benefiting from economies of scale through research and development and technology, they can reduce the average cost and then transfer that cost benefit to consumers, right? And that will help the poor as well. It will help reduce the income gap between the rich and the poor, reduce relative poverty in the economy. But देखें, but इतनी डेप्थ में हमें इस आंसर में इतनी डेप्थ में नहीं जाना. हम अच्छा, अब इस आंसर में हम क्या लिखेंगे, चलें ये बात कर लेते हैं. ये तो हो गए सारे पॉइंट्स मैं आपको ओवरऑल बता रहा था कि जी. और दूसरी बात याद रखिएगा, जब भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देगी ना, तो गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली अच्छा खासा रेवेन्यू भी कलेक्ट हो जाएगा सेल से. It can use that revenue to maybe spend in the economy and increase employment, etc., etc. Anyways, इसमें 2 reasons है ना. तो आप लिखेंगे why the government may privatize an industry. The government may privatize an industry because the private sector is more efficient, more productive. It will benefit from economies of scale and then transfer the cost benefits to consumers. That's it. That's the end. ये एक बेनिफिट को है. अब इसके फर्दर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है इसको. देखो, आपने ये टेक्निक सीखनी होगी, कहाँ पे हाथ रोकना है, कहाँ पे हाथ नहीं रोकना, कहाँ पे हाथ रुक जाना है, कहाँ पे हाथ नहीं रुकना. अब ये मैं आपको पास्ट पेपर जब करा रहा हूँ ना, तो मैं आपको सिखाता रहूंगा. you'll get the idea. अच्छा सर जो कहना चाहते हैं ना, वो अब हमें क्लिक कर रहा है. What is he trying to say? When is he trying कि यार अब हम रुक जाएं, कब हम अपना हाथ खींचें. अच्छा भाई, मुंह आगे बढ़ना है. नॉलेज ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि सारी नॉलेज आपने एक ही उसमें दे दी है, ठीक है ना? क्योंकि पॉइंट इज कि अगर आपने ऊपर 2-3 पॉइंट सही लिख दिए तो एग्जामिनर आपको मार्क करके आगे बढ़ जाएगा. वो नीचे इतने लंबी आपने लाइनें लिखी है, उसके लिए वेरी रेलेवेंट है. दूसरा पॉइंट आप लिख दें कि जी इट विल इंक्रीज सेल्स रेवेन्यूज फॉर द फर्म, द गवर्नमेंट कैन यूज दैट टू स्पेंड इन द इकोनॉमी. दैट्स इट. अब स्पेंड इन द इकोनॉमी फॉर एग्जांपल ऑन हेल्थ केयर लिख दे, या और एजुकेशन. अब इसको खींचने की जरूरत नहीं है. विच विल बेनिफिट इन द फॉर्म of reduction in poverty, which will lead to income inequality की reduction, which will reduce poverty gaps. ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं. क्यों guys? 4 मार्क का आंसर है. That's it. आपने 2 reasons करने हैं. You don't need to impress the examiner
लीव दैट इंप्रेशन फॉर 8 मार्क आंसर्स, क्योंकि सेक्शन बी टाइम पे कंप्लीट करना है। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि सेक्शन बी में ना आप 2 क्वेश्चन तो बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर लोगे, तीसरे क्वेश्चन का टाइम नहीं होगा। नीड टू बी वेरी what clever or rational in how to attempt our answers, because that's the key, ठीक है ना, that's the key, when to stop, when to extend your answer. उसके बाद आते हैं एनालाइज हाउ इंडियाज पोजीशन ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बीओपी। अगेन 4 मार्क का सवाल है। देखो केस स्टडी बहुत सिंपल होती है, जितनी मुश्किल लग रही होती है उतनी आसान होती है। कुछ पूछते ही नहीं, कि छोटे छोटे आंसर होते हैं केस स्टडी के, एक्सेप्ट कि अगर वो, हाँ केस स्टडी में 6-8 मार्क क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं, वैसे तो 8 मार्क का नहीं आता, 6 तक देते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा लिख ले, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं, ठीक है। लेकिन कितना ज्यादा हो सकता है, क्या मतलब 5 लाइनें, 6 लाइनें, 8, ये इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता। ये एक डिस्क्रिशनरी जजमेंट होगी आपकी, और आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कब मुझे स्टॉप करना है। करंट अकाउंट एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शुरू हो। ये नहीं कि पहले बीओपी की डेफिनेशन दे दी, फिर करंट अकाउंट की डेफिनेशन दे दी, और फिर लिखा ओके नाउ लेट्स एनालाइज व्हाट इज गिवन इन द टेबल अबव। ओ भाई क्या हो गया है, तो पेपर खत्म करना है, नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे आप बोलेंगे, द इंडिया कंपेयर करें, कह रहे हैं एनालाइज हाउ इंडियाज पोजीशन ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स, सॉरी, India explain how India's position on the current account of its BOP in 2017 compare with the 4 countries। इस तरह के देखो सवाल तो वापस आ जाते हैं। बेसिकली आपके पास करंट अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिया हुआ है। वी नो व्हाट जीडीपी इज इनकम एंड आउटपुट। तो आपके पास एक तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, कुछ कंट्रीज का डेफिसिट है, कुछ कंट्रीज का सरप्लस है, और उसी डेफिसिट या सरप्लस को एज अ परसेंटेज दिया हुआ है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब है कि डेफिसिट डिवाइडेड बाय जीडीपी टाइम्स 100। हम ये देखना चाह रहे हैं कि यार वो जो डेफिसिट खड़ा हुआ है हमारे पास करंट अकाउंट का, वो डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एज परसेंटेज ऑफ आउटपुट एंड इनकम कितना है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई व्हेन वी आर डूइंग दिस। और ये इस तरह आपको टेबल में देता है एग्जामिनर, ये करंट अकाउंट की वैल्यूज ऑफ करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। सबसे पहला गलती जो बच्चे करेंगे ना, वो ये टेबल देख के ही परेशान हो जाएंगे, ओ ये क्या है। हालांकि कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। देखें इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, आपको बता रहा है इंडिया का डेफिसिट कितना है। इस देखो वो आपसे कह रहे हैं टेबल एनालाइज करो। सबसे पहली गलती जो बच्चे करेंगे वो बोलेंगे ब्राजील का -9.8 है, चाइना का 164.9 है, इंडिया का -48 है, कीनिया का ये है, रशिया का। आपने कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस में कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर, इसको कहते हैं कोहेरेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर आपने इंडिविजुअली बैठकर इसको, ये तो हमें भी नजर आ रहा है ब्राजील का 9.8 है और इंडिया का -48.7 है, भाई तो हमें भी नजर आ रहा है यार इसमें, ये पूछने वाली बात ही नहीं है। एग्जामिनर क्या चाहता है, एग्जामिनर कहता है इसका एनालिसिस करें। क्या मतलब, आप हमें बताएं, अच्छा आप बोले इंडिया का हाईएस्ट डेफिसिट है, ओ अच्छा इंडिया का हाईएस्ट डेफिसिट है, सही बात है, क्योंकि ब्राजील का और कीनिया के डेफिसिट्स माइनस में वैल्यू दी हुई है ना, इसका मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट में, चाइना का सरप्लस में। खैर हाईएस्ट डेफिसिट आप बोले इंडिया हैज द हाईएस्ट डेफिसिट, वो कह रहे हैं इंडिया की कंट्री को एनालाइज करो, आप बोले इंडिया हैज द हाईएस्ट डेफिसिट, ठीक है। अब उसके अंदर अब आपको वैल्यू देनी है, आप दे दें -48.7, सही है। अब उसके बाद नो एज कंपेयर टू ब्राजील एंड रशिया कीनिया लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे कोई मसला नहीं है, लेकिन हम तो टाइम सेव करना चाहते हैं ना। हम देखना चाहते हैं कि कौन सी लाइंस हम एलिमिनेट कर सकते हैं जिसपे एग्जामिनर को परेशानी नहीं होगी, बिकॉज केस स्टडी आंसर टेक्निक ही यही है, लंबी नहीं करनी है, टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम तो बहुत पढ़ के आ गए ना इकोनॉमिक्स, हमारे पास तो बेइंतहाशा नॉलेज है, हम पीएचडी करके बैठे और हम फूट फूट के चिल्ला रहे हैं एग्जामिनर को, भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं दिखाना चाहता हूं। तो हमने अपने सारे जलवे ना सेक्शन बी में दिखाने। एनीवेज कि इंडिया, आप बोलें जी इंडिया का जो है ना वो हाईएस्ट डेफिसिट है, ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर और कीनिया का लोएस्ट डेफिसिट है, इंडिया का हम कह रहे हैं हाईएस्ट डेफिसिट है, कीनिया का लोएस्ट डेफिसिट है, ठीक है जी, लोएस्ट डेफिसिट है। लेकिन अगर आप इंडिया की चेक करें करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो उल्टा है। इंडिया अगर आप कीनिया से कंपेयर करो उसको, तो आप कहोगे भाई इंडिया का हाईएस्ट डेफिसिट है, कीनिया का लोएस्ट डेफिसिट है। लेकिन अगर हम करंट अकाउंट को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकालें, तो वो कीनिया का ज्यादा है, इंडिया का कम है। ऐसा क्यों है? अब वैसे इंडिया का डेफिसिट सबसे ज्यादा है। अरे इंडिया बड़ा कंट्री भी है, कीनिया से कंपेयर करें छोटा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज भी आप देखें, लेकिन कीनिया का करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज्यादा है। इसकी वजह क्या होगी, क्या वजह होगी कि करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कीनिया का ज्यादा होगा? उसकी सिंपल वजह होगी कि कीनिया, देखें करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकाला है ना, इसका मतलब होगा कि कीनिया की जो जीडीपी होगी वही कम होगी। जीडीपी जब कीनिया की कम होगी
तो जब करंट अकाउंट की वैल्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकलेगी तो वो ज्यादा निकलेगी। और इंडिया का डेफिसिट ज्यादा है, ठीक है ना, इंडिया का, नहीं समझ में आ रही बात, इंडिया का डेफिसिट ज्यादा है लेकिन इंडिया की जीडीपी भी ठीक ठाक है एज कंपेयर टू कीनिया। तो क्योंकि इंडिया की जीडीपी एज कंपेयर टू कीनिया ज्यादा है, तो जब करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी निकला कि जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो क्योंकि कीनिया की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से कम है, इसलिए करंट अकाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ज्यादा निकल रहा है कीनिया का। ठीक है, आई होप मैंने ये उल्टा ना बोल दिया, बट आई थिंक मैंने सही सही बोला है। एनीवेज, मतलब आगे पीछे ना कर दी हूँ फिगर्स, बट आई होप कि मैंने सही बोला है। एंड मूविंग फॉरवर्ड, सो गाइस, इसमें ना हमको बस यही लिखना होगा कि देखें इंडिया की जीडीपी करंट अकाउंट की जो है वो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है हम करें देखें तो कम है। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमें लिखनी होगी इसके अंदर, वो हमें ये बताना होगा कि अगर आप देखें करंट अकाउंट चाइना का जो है ना वो सबसे ज्यादा है, 160, मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट उसका जो है वो डेफिसिट है। देखो एग्जामिनर को वैल्यूज से वो नहीं है, ज्यादा गर्ज नहीं होता, ठीक है ना, ये नहीं कि आप वैल्यूज ही बताने के लिए बैठ गए हैं इसके अंदर ईयर, मतलब यू डोंट नीड टू रियली डिग इनटू द वैल्यूज, ही इज मोर, ये ज्यादा जानना है कि क्या आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं किस कंट्री का हाईएस्ट सरप्लस है। अब वो सरप्लस एक्चुअल कितना है वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि भाई 13064.9 है, सही है। तो चाइना हैज द हाईएस्ट सरप्लस रिकॉर्डेड, दैट इज 164.9, ठीक है जी। सो यस, हमें नजर आ रहा है कि चाइना का जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो सबसे ज्यादा है। बट अगेन पॉइंट इज के वो कह रहे हैं कि यार कंपेयर करो इंडिया की पोजीशन में अदर कंट्रीज, ऑब्वियसली मतलब इंडिया तो डेफिसिट में चल रहा है, और अगर हम कंपेयर करें विद चाइना, सो इंडिया इज वे फार बिहाइंड in terms of if we compare it with the international position of India as compared to the international position of China, China is way far better off than India in terms of current account position. ऐसे लिखना, in terms of current account position, because China has recorded the highest surplus in 2017, while India has the highest deficit. So I mean, it's way far behind than China position, which is clearly showing that the current account deficit में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है जो करंट अकाउंट को इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमिन करता है कि वो सरप्लस में होगा, डेफिसिट में होगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड है। दैट क्लियरली शोज दैट चाइनाज एक्सपोर्ट्स आर वे फार higher than all the other countries mentioned here. And in fact, the fact that India's deficit is large shows that India's imports might be far more higher than as compared to the export revenues, right? तो यार ये आपको बेसिकली बैठ के करना होगा, ये बैठ के नहीं कि जी ब्राजील, हमें नजर आ रहा है कि जी ब्राजील का -9.8 है, चाइना का, ये गलती मत करके आना। यहाँ तो एग्जामिनर वहीं आपको मार्क्स ही नहीं देगा। ईयर बाय ईयर एनालिसिस नहीं करनी है, कोहेरेंट एनालिसिस करनी है, कंपैरेटिव एनालिसिस करनी है। सही है जी, क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर? गो अहेड, दे दे मुझे ग्रुप पे सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, गाइस, यस प्लीज गिव मी अ गो अहेड। Is everything crystal clear? Okay, good. So moving forward, it says, so देखें इसमें ज्यादा से ज्यादा 4 lines, maximum 4 lines, that's it, 4 to 5, that's it. You don't need to dig your current account deficit, इसलिए होता है क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है और उसमें इनफ्लोज ज्यादा होते हैं और आउटफ्लोज जो है वो कम होते हैं, और वाइस वर्सा। और सरप्लस ये इंडिकेट करता है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया तो उसके ये नेगेटिव कौन थी। ओ भाई, ये गलती मत करके आना पेपर में, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होगा फिर आपका, क्योंकि वैसे ही इतना प्रेशर होगा। उसके बाद आ जाए एनालाइज हाउ सक्सेसफुल एन एयरलाइन इंडस्ट्री कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो ये 5 मार्क का सवाल है, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सीरियस लें इन क्वेश्चंस को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर भी आप बहुत डेप्थ में जाएं। ठीक है, अगर आप देखें कि ये कितने बेसिक क्वेश्चन है, ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट में आपने खत्म करने हैं इसको। ठीक है, आप मैक्सिमम 35 मिनट्स लगाएंगे केस स्टडी पर, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे आप। एनालाइज हाउ सक्सेसफुल एन एयरलाइन इंडस्ट्री कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शुरू करेंगे केस स्टडीज के अंदर आंसर्स। आप बोलें एन एयरलाइन इंडस्ट्री इज रियली इंपॉर्टेंट इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर अ नेशन, बिकॉज एयरलाइन इंडस्ट्री, पहले तो याद रखना एयरलाइन इंडस्ट्री जो होती है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इट्स पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
And infrastructure is very, ये लिख देना, and infrastructure is very important for promoting economic growth, because the better the infrastructure, the more the multinationals will be attracted, which is also mentioned, by the way, in the case study, I think in the second last paragraph over here, कि the MNCs attract होंगे अगर, you know, air travel India में improve हो जाता है तो. So it will attract more MNCs, which will obviously, you know, increase GDP, increase employment, and etc. So promote economic growth. Economic growth का मतलब होता है increase in GDP, right? So हमें बताना पड़ेगा कि एयरलाइन इंडस्ट्री से GDP कैसे, तो अगर एयरलाइन इंडस्ट्री जब इंडिया की ग्रो होगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, ठीक है, that will generate aggregate demand, it will generate consumption expenditure, you know, and that will have an impact on actual growth in the economy, because it will result into a rise in GDP. Okay? And you could say that if you know, the airline industry is very successful, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि एयरलाइन इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी तो टूरिज्म आपका प्रमोट होगा ना. टूरिज्म प्रमोट होगा तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होंगी, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर इंक्रीज हो जाती हैं आपकी, so export is, we know that export is a component of AD, so actual growth आएगी, because when AD rises तो actual growth आएगी, ठीक है ना. This can be seen in the form of below demand supply diagram, बता देना AD rise होगा, ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि फिर तुम इसको ये भी शो करो कि जी एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है कि जी पीपीसी से हम आके इधर आ जाते हैं, सो ये इनसाइड द पीपीसी से ऑन द पीपीसी, ये सब बताने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, हम इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, ठीक है. हम ये सब डायग्राम्स सेव करेंगे अपने सेक्शन बी के 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए. सो जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, इनकम्स इंक्रीज होगी, तो टैक्स रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे. टैक्स रेवेन्यूज बढ़ेंगे, दिस विल बी स्पेंड बैक ऑन द इकोनॉमी, that will generate further क्या कहते हैं, consumer expenditures and further rise in aggregate demand, which will obviously promote economic growth. If the airline industry is running successfully, you know, maybe it would also reduce the cost for the industry, which will help you know, increase the profits of the airline industry, which can be reinvested back into technology and innovation, and resulting into economies of scale, and those cost advantages can be given to the consumers as well, and so the overall economy will benefit and society will benefit in terms of welfare of society. Maybe the industry becomes the airline industry for India might become one of the core strategic industries for creating employment, for resulting into higher GDP. Also, the fact that the better structure you have, remember, the lower is the cost of production for firms, because obviously the better infrastructure you have, the lower the cost for the firms, and lower the cost of the firms, the more competitive your exports will be. So maybe especially exporting firms who are using the airline as a means of transferring their carriage will obviously, that would result into lower cost for the export sector, and that will help your exports become more competitive and result into a balance of trade or reduce the balance of trade deficits, right? तो ये सारी बातें आपने जो है वो बेसिकली लिखनी होंगी एग्जाम के अंदर कि यार किस तरीके से सक्सेसफुल एयरलाइन इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से जो है वो ग्रो करेगी. और ओवरऑल देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी, बिकॉज द मोर सक्सेसफुल एयरलाइन इंडस्ट्री इज, द मोर इट विल हायर लेबर, इट विल इंक्रीज द लेबर मोबिलिटी एज वेल, you know, because obviously when firms are expanding, they hire workers, that increases the mobility of labor. So, and that helps in increasing employment. The more the labor mobility, the more the employment in the economy, right? So you could write a lot of points in this, but then make sure that you don't just आप इसमें बह ना जाएं बहुत ज्यादा लिखने में, because you need to save it for, you know, बस आप मेन पॉइंट्स बताएं एग्जामिनर को, एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. बट देखें, इसमें भी ट्रिक होती है. एग्जामिनर को जब आप मेन पॉइंट्स बताते हैं ना, तो ये इंप्रेशन नहीं देना होता कि बच्चे ने बस पेलम पाली की है आंसर में, ठीक है, मतलब एम ही बस 2-4 बता के जल्दी मत भगाया आंसर. ये आप उसको ट्रिक करें. मे बी आप मोटे वर्ड्स लिख दें. मे बी a rise in successful airline industry might attract multinationals, because multinational investment. तो attract multinational investment लिखा, attract MNC लिखा, इसको अंडरलाइन कर दिया, और मे बी इसके आगे बॉक्स बना दिया ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट इंप्रेशन पड़ जाए. और यहाँ लिख दिया FDI, यू अंडरलाइन कर दिया इसको. अब इससे क्या होगा, आपने इंप्रेशन दिया एग्जाम में. तो जो मोटे वर्ड है, आपने इंप्रेशन कायम करना अपना बहुत जरूरी है, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कुड ट्रिक हिज माइंड, राइट. एंड ऑब्वियसली बात याद रखना कि अगर एयरलाइन इंडस्ट्री इंडिया की सक्सेसफुल होगी ना, तो जोग्राफिकल मोबिलिटी बढ़ेगी. तो उससे फिर ये होगा कि ऑब्वियसली वर्कर्स आसानी से
मे बी मुंबई से किसी और शहर या व्हाटएवर इंटर कंट्री भी आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। और अगर एयरलाइन इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी तो लाइक आई सेड कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, विच विल रिजल्ट इन लो फेयर्स। सो वो जनरली पब्लिक के लिए आसानी होगा उसको ट्रैवल करना है, विल रिड्यूस ज्योग्राफिकल मोबिलिटी इन अ लॉट ऑफ, मतलब इन अ लार्जर सेंस। ठीक है। डिस्कस वेदर द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन एयर फ्यूल। अब ऑब्वियसली डिस्कस क्वेश्चन है तो इवैल्यूएशन होगा, बट ये 6 मार्क का डिस्कस क्वेश्चन आ जाता है सेक्शन ए में, तो यू कैन यू हैव टू गिव बोथ रीजंस, दैट इज यू हैव टू मेक श्योर दैट आप फॉर भी दे रहे हो अगेंस्ट भी दे रहे हो, बट देन अगेन इट्स अ 6 मार्क क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखेंगे। कोशिश ये करिएगा केस स्टडी में, मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप केस स्टडी पढ़ लीजिएगा ना, तो कोशिश ये करिएगा, जैसे अगर अगर आप मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। अगर आप इस केस स्टडी को देखें, अगर आप इस केस स्टडी को देखें, आप ये 3 क्वेश्चंस देखें, इन 3 क्वेश्चंस का टोटल बताओ मुझे, ग्रुप पे लिखो उसका टोटल, इन 3 क्वेश्चंस का टोटल करा 17, इसको टोटल करो, ये हो जाएगा 5, इसको टोटल करो 8। अगर तुम इन दोनों को भी आपस में टोटल कर लो ना, 8 + 5, तो मिला के ये बनता है 13। तो 13 वर्सेस 17, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो अपनी। मैं आऊंगा सबसे पहला काम, मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा 17 मार्क, मैं पहले अपने 17 में से ना 16 पक्के करने की कोशिश करूंगा। मैंने 16 पक्के कर लिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब देखें उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा कि मैं फटाफट, जैसे ये जो है ना, लेट सपोज टाइम मेरे पास अगर नहीं होगा ना 4-8, तो मैं फटाफट ये कर लूंगा, ये 2 अटेम्प्ट कर लूंगा। तो मैंने कहा 16 + 4 5 नंबर और मैंने खींच लिए। लेकिन द थिंग इज कि अगर मैं ये 4 और 4 मार्क्स में, देखो बात पता है क्या है, मेरे पास अगर लेट सपोज 20 मिनट बचे हैं ना, तो 20 मिनट्स में 8 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा वो है, या अपने 17 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मुझे ये रैशनल डिसीजन मेकिंग, ऑन द स्पॉट डिस्क्रिशनरी प्रोएक्टिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस स्टडी में यूं चलना शुरू हो गया, अच्छा जी पहले ये सोचा, अच्छा इंडिया का लॉस कितना है, 3 मिनट निकाल दिए लॉस को आइडेंटिफाई करने में, 2.2 - 2.9। कुछ बच्चे तो 6 दफा 2.9 - 2.2 करते हैं कि सही आंसर निकाला है। ओ भाई 1 मार्क क्या, चलो गलत भी अगर निकाला है, अगर ये आंसर गलत, भाई अगर नहीं भी समझ आ रहा तो 1 मार्क लूज होगा ना, आगे जाके भी तो देखो कितने मार्क्स कैप्चर करने हैं। तो सबसे पहले ना आपने क्या करना है, सबसे पहले फटाफट केस स्टडी पढ़ने के बाद, सबसे पहले फटाफट आपने केस स्टडी पढ़ी ना, देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ो, क्या इन क्वेश्चंस का ताल्लुक आपको डायरेक्टली केस स्टडी से लग रहा है? हाँ थोड़ा बहुत है, लेकिन ये जनरल से सवाल है यार। वो आपसे पूछ रहा है एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है, तो सवाल आपसे रीजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ विद रेफरेंस टू एयरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो केस स्टडी से रिलेटेड तो है, लेकिन इसका आंसर केस स्टडी से नहीं निकाल ड्राफ्ट हो रहा। हाँ रेफरेंस आप 1-2 जगह दे रहे हैं, इसका मतलब कि अगर मैं केस स्टडी नहीं भी पढ़ूं ना, वैसे तो पढ़नी है, लेकिन अगर मैं नहीं भी पढ़ूं और मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, तब भी मैं बहुत अच्छे कर सकता हूं, स्कोर कर सकता हूं। अगर फॉर एग्जांपल अब ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है, अब मुझे पता है कि जो मैंने अगर जितना लिख लिया है ना, मैंने जितना लिख लिया है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है मुझे उसमें से 4 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब बाकी के 2 मार्क्स स्कोर करने के बजाय, मैं let's say I can maybe leave a paragraph, ठीक है, and maybe just jump onto this, try करें कि इसको आप कैप्चर करें, और maybe try to score 4 marks in this first, and then फिर आप 2 मार्क्स जो है वो बाद में भी कर सकते हैं अटेम्प्ट। लेकिन ये इस तरीके से आपने सिर्फ तब करना होगा जब आपके पास टाइम कम बच रहा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वैसे नहीं करना, लेकिन अगर टाइम कम बच रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तब आप नहीं करना होगा। अब उसके बाद वो आपसे कह रहा है डिस्कस वेदर इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन एयर फ्यूल। सो टैक्स ऑन एयर फ्यूल अगर आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स होगा, बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर लग रहा होता है। तो अब वो पूछा है क्या लगाएं ना लगाएं, सो ऑब्वियसली आप इसका लिखेंगे there are advantages, disadvantages of pros and cons of imposing tax on air fuel, which should be discussed, and let's उसको फिर आपको डिस्कस करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर अभी कहते हैं कि जी टैक्स फ्यूल क्यों लगाना चाहिए, गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट इसलिए लगाएगी टैक्स फ्यूल क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि जब टैक्स लगाएंगे एयरलाइन फ्यूल के ऊपर, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, विच विल बी यूज्ड टू फाइनेंस एजुकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और मे बी क्या कहते हैं, and which will obviously help people
which will help the economy in terms of agar welfare payments वगैरह बढ़ाते हैं तो relative poverty, gap between rich and poor, inequality of income कम हो जाएगी, ठीक है. और दूसरा जो आप पॉइंट लिख सकते हैं उसमें लिख सकते हैं कि क्योंकि देखें टैक्स लगाना चाह रहे हैं अगर एयर फ्यूल के ऊपर, तो उससे होगा ये कि टैक्स जो एयर फ्यूल के ऊपर लगाना चाह रहे हैं उससे होगा ये कि मार्केट फेलियर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एयर ट्रैवल वैसे भी वी नो दैट इट कॉजेज एक्सटर्नल कॉस्ट की सोशल कॉस्ट जो है वो इट्स एक्सीड सोशल बेनिफिट. व्हेनेवर सोशल कॉस्ट एक्सीड सोशल बेनिफिट we know that there's a externality involved, there's a welfare loss to society. हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, कार्बन पोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. सो टैक्स जो है वो एयर ट्रैवल के एक्सटेंट को रिड्यूस करेगा, विच विल ऑब्वियसली रिड्यूस द डिमांड फॉर एयर ट्रैवल स्पेशली, ठीक है. नंबर ऑफ टाइम्स कितना ट्रैवल करते हैं लोग, एंड दैट विल आल्सो, क्योंकि टैक्स इज अ कॉस्ट ऑन द फर्म, तो इट विल आल्सो हेल्प इंक्रीज द प्राइसेस. तो प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी तो फिर वैसे भी क्वांटिटी डिमांडेड वैसे भी कम होगी. Or maybe people might be encouraged to switch to other forms of transport, which are maybe which cause less negative externality as compared to air transport, ठीक है ना. Or maybe the government must come up with policies to, or come up with ways to provide environmental friendly means of transport. और दुनिया में आजकल जैसे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह ये सब आ चुकी हैं, ठीक है. तो और लेकिन क्यों हमें टैक्स नहीं लगाना चाहिए? ऑब्वियसली देयर आर रीजंस कि भाई हमें एयरलाइन टैक्स नहीं भी लगाना चाहिए. फिर आप ये लिखिएगा कि आप टैक्स ना लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो ये टूरिज्म आपका अफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग. बिकॉज फिर आपकी जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस. टूरिज्म विल गेट एक्सपेंसिव, व्हिच विल ऑब्वियसली हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर करंट अकाउंट पोजीशन, एंड वी ऑलरेडी नो दैट इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छा खासा है, ठीक है. वो और वर्सन हो जाएगा. दूसरी चीज, अगर आप टैक्स लगाते हैं, it will increase the airline's cost of production, which will reduce airline profits, which would mean that maybe that would result into unemployment as well, because they would make labor redundant. And unemployment is not a good thing for the economy as well. Also remember that, especially if you're imposing taxes on air fuel, it will also, like I said, because the cost of production for airlines will rise, it would also be difficult for them to sort of cover up their cost of production, which will reduce their profits as well. Obviously airline का business ऐसा है कि कुछ days ऐसे होते हैं जिसमें inelastic demand होती है, कुछ days में elastic होती है. For example, summers and winter breaks में inelastic होती है. But then जिस point पे elastic demand होगी, उसको हम price sensitive demand भी बोलते हैं, because the demand is elastic. So at the times where the demand would be price sensitive, maybe elastic, in those times the business will suffer from losses of revenues, because you're increasing price. The business will have to ultimately increase price because you're imposing and if they increase price, we know that if the demand is elastic, and if price goes up, the revenue goes down, and if revenue goes down, profits goes down, and that causes unemployment, right? हाँ, वो अलग डिबेट है कि inelastic अगर है तो उतना नहीं होगा इफेक्ट उसका, but then elastic में तो होगा ना, right? So ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को रखते हुए the government must make a decision that whether taxing it, and the fact that whether taxing it is a good idea or not, there's no one answer to this. Obviously it has its own advantages and disadvantages, and whatever the government whatever the Indian government must see that whether disadvantages do not exceed the advantages, and then it should impose a decision. But that's it, ठीक है. उसके बाद discuss whether more people will apply to be pilots for Indian Airlines in the future. Obviously इसके कुछ pros and cons हैं. Again, इसका कोई एक argument, एक statement नहीं है. It depend करता है. Opinionated question है, normative judgment होती है in question में, कोई एक answer नहीं होता. But then again, obviously there might be some reasons why they might want to become pilots. Maybe there's more money in it, or there's more, or there are better working conditions. Maybe the airline industry has improved, right? Maybe there are more fringe benefits. Maybe there are maybe provided. For example, pilots do have fringe benefits, and in some of the industries as well, in some of the countries as well, remember that becoming a pilot is considered as a good occupation as well. So becoming a pilot is maybe for some countries it is highly regarded occupation, right? Also remember that if there's more investment in technology for Indian Airlines, it will obviously grow the overall industry. When industries grow, the ability to earn more
more wages in that industry also grows as well, right? If we also help improve staff training, because when the industry will grow, the staff training, the technology implementation, the working practices would obviously improve, and that will help and have a direct impact on the productivity of the workers, because their motivation would go up. And if productivity goes up, the better the productivity, the better the efficiency of the business, and the better the profit of the business. So overall, everyone will benefit: the economy, the business, the industry, and so the workers, right? Also, the fact that, you know, if the airline industry grows and people, so it will maybe the airlines have started to fly in different routes. Maybe initially it was just flying over 10 countries, now it's flying over maybe 25 countries. That will increase the demand for pilots, and if demand for labor goes up, the wages, go up. And obviously, if the airline is flying to different routes, that's a better thing for the pilots itself, because of for the labor, because it gives them an opportunity, right? Because obviously when the demand for labor will rise, if they're traveling to more routes, then demand for labor will go up, which will increase their wages as well. ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें बेसिकली कोई मुश्किल सवाल नहीं है, जनरल सवाल है इसमें कोई ज्यादा आपने कोई बहुत ज्यादा कोई इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, ठीक है. बट देयर आर सम रीजंस व्हाई maybe people might not want to opt for maybe becoming pilots. Maybe because becoming pilots is not an easy job. Maybe it requires a lot of qualification or skills or training, right? And maybe the education level of India is maybe the literacy rate is so high that people are not qualified, or maybe there's a shortage of pilots, so people aren't really qualified to become pilots, right? That makes the supply of pilots, by the way, supply of pilots inelastic. Because मैंने बताया था कि जितनी ज़्यादा qualification requirement होती है, जितना ज़्यादा training period required होता है, जितनी ज़्यादा skill set required होता है, उतनी ज़्यादा supply inelastic होती है. ठीक है, so maybe the period of training is very high, or maybe the cost of training is very high. For example, the cost of training to become a pilot, or the cost of training, the education required to become a pilot is very high, right? So it's not everyone's job, or maybe the less privileged cannot do it, right? And not everyone is privileged enough. Or maybe people might not want to become pilots because there are other occupations that are offering maybe higher wages, better working conditions, better career prospects, right? Also, maybe the airline industry in India, people right now feel that the airline industry in India will be on a decline, right? Like I said, the Indian government, if the Indian government increases the air fuel, with the tax on air fuel, the overall industry will suffer, because it will increase the cost of the industry. And the cost of the industry goes up, some of the firms in the industry some of the airlines in the industry might maybe shut down, such as small businesses might shut down, right? Small airlines might shut down. So maybe the overall business prospect of the airlines is not good for India. It doesn't seem good. So people aren't really confident enough to, enter that industry or enter that occupation. Also, you could say that these kind of jobs requires the workers to be, away from family, and also that's another reason. Maybe the working hours are not really good. Maybe they're unsociable working hours, right? For some people, it's considered a risky job. What if maybe the airline deaths and all of that? You could write, or maybe you could also write the fact that, maybe people aren't really traveling by Indian Airlines because the tickets are very expensive, right? Maybe the fares are, and the alternative substitutes that are available against for the Indian Airlines, the substitute mode of transport, like maybe road travel, rail travel, sea travel, the prices of those substitutes are very low. And maybe we know for the fact that if price of substitutes goes down, the demand for the product goes down. For example, if price of product A goes down, the demand for product B would go down as well, because product A and B are substitutes. So quantity demanded for product A will go up, while demand for product B will go down. So if this is a demand curve for product A, if the price of product A goes down, the quantity demanded of product A would go up, while the demand for product B would actually shift to the left, right? Price of substitutes you have studied, it's a factor affecting demand. So if the price of the good falls, if the price of substitute falls, and they're close substitutes, maybe you could say that air and maybe rail transport in India are very close substitutes, and the fares in India for the railways are falling, substantially falling. Maybe let's say maybe the government has subsidized rail industry,
and the fares are falling substantially, and that is why a lot of people are preferring to travel by railways, right? By rail transport. So the airline industry is facing a downfall in revenues and profits. Why would people want to enter an industry that is already suffering for in the form of lower profits, right? So ये सारे आप आंसर्स इसके अंदर लिखेंगे, बट ये देखें इसमें ना आपने बहुत परेशान नहीं होना कि कंक्लूजन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा आपने हर डिस्कस क्वेश्चन को एक प्रॉब्लम क्रिएट अपने लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं बना देना, ठीक है? फोकस मोर ऑफ दिस इन 8 mark questions. Yes, you have to give both sides, but then if you're saying that you need to end up giving a conclusion for a 6 mark discuss question, so it's not required. Don't do that. Don't end up writing 3-4 more lines in conclusion. You could you do that in an 8 mark answer, ठीक है? तो कोशिश आपने करनी होगी कि मैक्सिमम 35 मिनट्स के अंदर आप केस स्टडी को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है? ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड we'll solve the rest of the question in the next video. Until then, take care.